हेलो गाइस, मैं वीरेंद्र राज स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल स्टडी डीपली में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 संघवाद। तो ये वीडियो है पार्ट वन में हम पूरा आधा पढ़ेंगे। तो शुरुआत होती है परिचय से। तो परिचय तो आप पढ़ ही लोगे, परिचय पढ़ लेना। परिचय में बताया जाता है कि चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो चैप्टर यहाँ पर शुरू होता है, संघवाद क्या है। तो गाइज, जो सत्ता की जो पावर है, मतलब जो हमारे देश की जो मेन पावर है, उसका ऊर्ध्वाधर बंटवारा, यानी कि ऊपर बड़े लेवल से छोटे लेवल तक बंटवारा जो होता है, उसे संघवाद कहते हैं। ओके, अभी आप एनसीईआरटी में पूरा पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ जो एक केंद्र सरकार है, तो ये सबसे बड़ा लेवल है मतलब सरकार का। फिर राज्य सरकार है, ये भी सरकार है, ये भी एक सरकार ही है। फिर स्थानीय सरकार भी वैसे आती है, प्रधान। तो ऐसे करके हमारे देश की जो पावर है, हमारे जो पावर्स हैं, उसको बांटा गया है। ओके, तो इसे संघवाद कहते हैं। तो इस तरह का बंटवारा, देश की जो सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा संघवाद कहलाता है। पहले चैप्टर में हमने एक और प्रकार पढ़ा था, सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा। तो उसमें पहले चैप्टर में थोड़ा बहुत है संघवाद के बारे में। तो पहला चैप्टर भी आपको समझना ज़रूरी है, तो डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक, आप वहां से देख लेना। तो आइए एक बार फिर पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए, उनमें सरकार की शक्ति में कमी करना भी था। मतलब जो सरकार, केंद्रीय सरकार जो थी केंद्र में, जैसे हमारे यहाँ समझ लो केंद्र सरकार जो है, जिसमें अभी मोदी हैं, तो केंद्र सरकार की जो शक्ति है उसमें क्या किया गया था, कमी किया गया था। और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए थे। तो हमारे यहाँ प्रांतीय सरकारों को राज्य सरकार कहते हैं। तो समझ लो जैसे हमारे यहाँ राज्य सरकार है, वैसे बेल्जियम में प्रांतीय सरकार है। तो जो केंद्र सरकार की पावर्स को कम कर दिया गया, यानी कि जो उनके पास जो पावर थी उसको कम करके कुछ राज्य सरकारों को दे दी गई, और वहाँ की राज्य सरकार को बोलते हैं स्थानीय सरकार। ओके, तो कंफ्यूज मत होइएगा। बेल्जियम में उससे पहले भी प्रांतीय सरकारें थी। प्रांतीय सरकारें बेल्जियम में ऐसा नहीं था कि तब बनी थी, मतलब संशोधन करके बनी थी, लेकिन ये जो पावर्स थी ना, वो केंद्रीय सरकार ने ही उसे दी थी। तो चाहे तो केंद्र सरकार उससे, मतलब प्रांतीय सरकार से कुछ भी करा सकती थी। ओके, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, मतलब प्रांतीय सरकार की अपने अधिकार थे, उनके अपने अधिकार भी थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे, यानी केंद्र सरकार ने ही दिए थे, और इन्हें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी, जैसे कि हम बताए। लेकिन सन 1993, अब गाइज ये सन याद रखना, ओके, एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। प्रांतीय सरकारों को जब संवैधानिक मतलब समझ लो लिखित रूप से संविधान में क्योंकि लिखा गया कि हाँ इन्हें ये अधिकार दिए जाएंगे, यानी कि केंद्र सरकार अब वो अधिकार नहीं दे रही थी, खुद संविधान इसे दे रहा था। तो इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकार अब केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं रही। अब ये नहीं है कि केंद्र सरकार अब प्रांतीय सरकार से कोई भी काम करा सके। ओके, ऐसा नहीं था कि मान लो केंद्र सरकार ने, प्रांतीय सरकार ने नहीं, केंद्र सरकार प्रांतीय सरकार से कुछ भी खास काम करने का आदेश नहीं दे सकती थी। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। तो गाइज, एकात्मक शासन व्यवस्था वो है जिसमें जो शक्ति होती है, जितनी सत्ता की शक्ति जो होती है केंद्र सरकार के पास होती है, और बाकी जो सरकारें होती हैं वो केंद्र सरकार के अधीन कार्य करती हैं। जैसे कि पहले क्या था बेल्जियम में, पहले बेल्जियम में जो अधिकार थे प्रांतीय सरकार को, वो केंद्र सरकार ने दिए थे। फिर जब वहाँ से केंद्र सरकार ने, मतलब फिर क्या हुआ कि जब लिखित रूप से संविधान में हो गया, तब केंद्र सरकार ने उसको कोई भी अधिकार नहीं दिए थे। अब वो उसके अंडर में काम नहीं कर रही थी प्रांतीय सरकार, अब केंद्र सरकार के अधीन नहीं थी। तो यानी वहाँ पर संघीय शासन प्रणाली लागू हो चुकी थी। यानी संघीय शासन प्रणाली वो है जिसमें केंद्र सरकार के अधीन कोई सरकार ना हो। ओके, सबके पास अपनी अपनी शक्तियाँ संविधान में लिखित रूप से होती हैं। और एक एकात्मक शासन प्रणाली वो है जिसमें जो
छोटे स्तर की जो सरकारें होती हैं वे केंद्र सरकार के अधीन होती हैं, केंद्र सरकार द्वारा शक्तियां पाती हैं। जैसे कि प्रांतीय सरकार, पहले जो बेल्जियम में पहले जो प्रांतीय सरकार थी उसे जो शक्तियां थी केंद्र सरकार ने दी थी। ओके, तो अभी आप इसके बारे में और भी पढ़ोगे, चैप्टर में और है, यहाँ मैंने शॉर्टकट में थोड़ा बहुत समझा दिया है। श्रीलंका में व्यावहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, यानी कि जो वहाँ पर प्रांतीय सरकार अगर होगी तो उसको जो शक्ति है उसको शक्तियाँ केंद्र सरकार ने दी है। तो केंद्र सरकार चाहे तो प्रांतीय सरकार को कोई भी आदेश दे सकता है। ओके, जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। देखो, सारे अधिकार केंद्र सरकार के पास हैं। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो, मतलब राज्य सरकार के पास अपनी खुद की शक्तियां हो या फिर प्रांतीय सरकार हो तो उसकी खुद की शक्ति हो। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। संघीय शासन व्यवस्था में क्या होती है, जो सत्ता होती है, सर्वोच्च पावर, सबसे ऊंची वाली जो पावर होती है वो केंद्र सरकार के पास भी होती है, प्रांतीय सरकार के पास भी होती है, मतलब बराबर बटी होती है। ये नहीं कि केंद्र सरकार चाहे जो राज्य सरकार से करवा ले। ओके, उसे कहते हैं संघीय शासन व्यवस्था। तो यही लिखा हुआ है कि केंद्रीय और विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। और भी जो इकाई हो, जैसे कि भारत में तो राज्य सरकार हैं और अब स्थानीय सरकार भी है, जैसे पंचायत हो गया, ये सब। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जैसे कि केंद्र सरकार ये पूरे देश के लिए होती है, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं, राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं। जैसे शिक्षा हो गया तो शिक्षा पूरे देश में ज़रूरी है, और सुरक्षा हो गया तो ये सब राष्ट्रीय महत्व के हैं। और विदेशी कोई कार्य करना हुआ तो ये भी यही करेगा। फिर राज्य या प्रांतों की स्तर की सरकारें होती हैं, जिसे कहते हैं राज्य सरकार या फिर प्रांतीय सरकार। शासन के, और ये क्या करते हैं, शासन के दैनिक कामकाज को देखती हैं, दिन में दैनिक जो रोज कामकाज होते हैं वो देखती है। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती हैं, होकर अपना काम करती हैं। ये लोग अपने स्तर पर स्वतंत्र हैं, यानी कि ये संघीय शासन व्यवस्था के बारे में बात हो रही है, समझे। ये संघीय शासन व्यवस्था के बारे में सब कुछ बताया जा रहा है कि इसमें 2 होती हैं और सभी अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था के ठीक उलट है। अब देखो, अब संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था दोनों उल्टा है। संघीय शासन व्यवस्था में जहाँ सारी शक्तियाँ सिर्फ केंद्र सरकार के पास होती हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था में जो सारी शक्तियाँ हैं वो केंद्र सरकार के पास होती हैं। वहीं संघीय शासन व्यवस्था में शक्तियाँ जो होती हैं उसे बांट दिया जाता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है केंद्र सरकार, और बाकी इकाइयाँ इसके अधीन होकर काम करती हैं, और बाकी कोई भी सरकार होगी तो इसके अधीन होगी। ओके, इसके अधीन होकर काम करती हैं। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकार को आदेश दे सकती है। ओके, देखो, हमने ये नहीं है कि आप एकात्मक शासन व्यवस्था में ये कहोगे कि प्रांतीय सरकार नहीं होती या फिर सिर्फ केंद्रीय सरकार होती है केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकार तीनों हो सकती है। ओके, लेकिन बस ये अंतर है कि एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर ये है कि केंद्र सरकार ही प्रांतीय और स्थानीय सरकार को शक्तियां देती है। तो केंद्र सरकार ने ही जब शक्तियां दी हैं तो सीधी सी बात है कि केंद्र सरकार प्रांतीय और स्थानीय सरकार से चाहे जो कुछ भी करवा सकती है। ओके, लेकिन जो संघीय शासन व्यवस्था में ये अंतर है कि जो शक्तियां हैं प्रांतीय और स्थानीय सरकार को, जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार ने नहीं दी है, वो संविधान ने दी है, और संविधान ने केंद्रीय सरकार को भी शक्तियां दी हैं। तो सीधी सी बात है कि तीनों के पास अपनी अपनी खुद की शक्तियां हैं लिखित रूप से, कोई एक दूसरे को आदेश दे ही नहीं सकता। पर संघीय शासन व्यवस्था में अभी यहाँ पर नीचे पढ़ रहे हैं, केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। तो जैसे कि मैंने बताया था कि केंद्रीय सरकार कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है। ये क्या है, ये है कौन सी व्यवस्था में, संघीय शासन व्यवस्था में। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं और इसके लिए वह केंद्रीय सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होती हैं कि वो खुद की शक्तियां, वो कुछ भी करे राज्य सरकार, उनको जो शक्तियां दी गई हैं उसके लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। जैसे वो राज्य के अंदर
जो करना चाहे कर सकती हैं। उसके लिए वो केंद्रीय सरकार से ऑर्डर नहीं लेंगे कि हम ये करें कि ना करें। ओके, ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर के लोगों को जवाबदेह होती हैं। जैसे लोगों के प्रति जो सरकारें हैं, दोनों की दोनों सरकारें लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। जैसे कि केंद्र सरकार में इस वक्त मोदी जी हैं, तो वो हमारे लिए काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें कहें कि वो हमारी केंद्र सरकार नहीं है। हम लोग कहते हैं कि हाँ, मोदी भी हमारी सरकार है, मतलब केंद्र सरकार भी हमारी सरकार है। और जैसे यूपी में इस वक्त योगी आदित्यनाथ हैं, तो वो भी एक सरकार है, उनको भी सरकार का दर्जा मिला हुआ है। आइए संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता पर गौर करें। तो आप संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में पढ़ने वाले हो, और ये भी याद रखना एग्जाम्स में ये आता ही आता है। ओके, तो ये सब याद रखना। तो यहाँ सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है। जो संघीय शासन व्यवस्था में 2 स्तर की सरकारें या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। जैसे कि हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था है, तो इसमें एक राज्य सरकार है, मतलब एक केंद्र सरकार है और एक राज्य सरकार है। ओके, तो ये है संघीय शासन व्यवस्था। तो संघीय शासन व्यवस्था में 2 या अधिक स्तर, और भी स्तर हो सकते हैं, स्थानीय सरकार भी है अभी, जैसे कि जिला मतलब पंचायत हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, नगर पालिका हो गया। तो तीसरे स्तर की सरकार भी बोल सकते हैं। तो पहली विशेषता ये है कि इसमें 2 या 2 से अधिक स्तर वाली सरकारें होती हैं। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अलग अलग जो स्तर की सरकारें हैं, जैसे कि एक स्तर केंद्र सरकार का ले लो और एक स्तर राज्य सरकार का ले लो, तो ये दोनों ही हमारे ऊपर शासन करती हैं। जैसे मोदी कोई बदलाव किए, मान लो नोटबंदी किए थे, तो हमारे ऊपर भी असर पड़ा था। ये नहीं कि जब योगी आदित्यनाथ करते तब पड़ता। तो मोदी जी भी हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, और योगी भी हमारे ऊपर, मतलब योगी आदित्यनाथ यूपी के इस वक्त सीएम हैं, वो मतलब शासन कर रहे हैं। तो दोनों एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। आप जहाँ भी हो, आप ये नहीं कह सकते कि केंद्र सरकार आपके ऊपर शासन नहीं कर रही, वो भी आपके ऊपर शासन कर रही है और राज्य सरकार भी कर रही है। ओके, पर कानून बनाने वो अलग कानून बनाएगी। जैसे केंद्र सरकार अलग कानून बनाती है और राज्य सरकार कुछ अलग कानून बनाती है, तो इसमें बदलाव हैं। कर वसूलने, अब केंद्र सरकार कहीं अलग से कर लेती है, राज्य सरकार कहीं अलग से कर लेती है, और प्रशासन का अपना अपना अधिकार क्षेत्र है। ओके, विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। ये जो अधिकार क्षेत्र हैं, मतलब जो अधिकार दिए गए हैं, ओके, वो संविधान में वर्णित है कि हाँ, ये अधिकार इसके पास है, ये अधिकार राज्य सरकार के पास है, ये अधिकार केंद्र सरकार के पास है। सब कुछ संविधान में लिखा गया है। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व की प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। जब हम लोग कुछ लिखित रूप से पा जाते हैं, तो हम लोग वो हो जाता है कि हाँ, लिखित रूप से जो चीज़ होती है वो होती है, उसे कोई बदल नहीं सकता। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकारें अकेले नहीं बदल सकती। जो हमारे संविधान में जो मौलिक प्रावधान है, उसको ये नहीं कि कोई एक स्तर की सरकार अकेले बदल ले। इसमें दोनों सरकार को मतलब सहमति अनिवार्य होती है। दोनों सरकार जब सहमत होती है कि हाँ, ये होना चाहिए, तब जाकर ऐसे बदलाव होते हैं। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। ये यहाँ पर दिया भी हुआ है। अदालतों को संवैधानिक और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार की व्याख्या करने का अधिकार है। ओके, अदालत क्या कर सकती है? अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों की, मतलब जो विभिन्न स्तर की सरकारों की जो पावर्स हैं या फिर जो शक्तियां हैं, उनका वर्णन करती है अदालत। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाता है। अगर कोई विभिन्न स्तर के जो सरकारें हैं, जैसे राज्य सरकार केंद्र सरकार के बीच शक्तियों के लेकर कोई भी विवाद है, तो उसका निर्णय करेगी मतलब सर्वोच्च न्यायालय करता है। दिल्ली में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए
राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। वित्तीय सहायता यानी कि फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब किस सरकार को कहाँ से पैसे लेने हैं, कहाँ से कर लेने हैं, तो सभी सरकारें, जो केंद्र सरकार है वो अलग अलग चीज़ों पर टैक्स लगाती है, राज्य सरकार कुछ अलग चीज़ों पर टैक्स लगाती है, तो इनसे वे लोग पैसे लेते हैं। ओके, इससे उनकी वित्तीय सहायता मिलती है। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। संघीय शासन व्यवस्था के दो उद्देश्य हैं। देश की एकता की सुरक्षा करना, देश में जो एकता है वो बनी रहे और उसे बढ़ावा देना, और एकता को बढ़ावा देना, तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधता का पूरा सम्मान करना। जो क्षेत्रीय विविधता है, बहुत ही कास्ट के लोग हों, बहुत ही धर्म के लोग हों, तो इन सब का सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए। तो गाइस, जो विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच जो सत्ता के बंटवारे के नियम जो हैं उस पर सहमति होनी चाहिए। दोनों सहमति हों कि हाँ, ये आपको शक्तियाँ दी गई हैं, इससे सहमत हों। जो सब दोनों स्तर की सरकारें, सभी स्तर की सरकारें सहमति हों। इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे और अपने अपने अधिकार क्षेत्र को माने। ओके, जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सब कुछ एक दूसरे के साथ सारी बातें माने कि हाँ, ये आपका अधिकार क्षेत्र है, ये हमारा अधिकार क्षेत्र है। आदर्श संघीय व्यवस्था में दो पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने में सहमति। जब तक केंद्र सरकार, राज्य सरकार साथ रहने में सहमति नहीं रहेगी, तब तक देश चल ही नहीं पाएगा, समझ लो। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। जो केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच जो सत्ता का बंटवारा है, हर संघीय में अलग अलग किस्म का होता है। यह बात इस चीज़ पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भ में हुई है। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती हैं। पहला, दो या अधिक स्तर स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई का गठन करना। दो या दो से अधिक देशों को साथ लाते हैं, फिर एक बड़ी इकाई का गठन करते हैं, यानी कि राष्ट्र को साथ लाके एक बड़ी इकाई का गठन करते हैं, जैसे यूएसए हो गया। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुत्व को साथ रखते हैं और अपनी अलग अलग पहचान भी बनाए रखते हैं। मतलब वो अपना कल्चर भी बनाए रखते हैं और अलग अलग पहचान जो है वो भी बनाए रखते हैं, और अपनी सुरक्षा और खुशहाली को बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। मतलब अपनी सोचते हैं कि किसी ना किसी तरह अपनी सुरक्षा को बढ़ा लें और खुशहाली आपस में बनाए रखें। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण हैं संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, स्विट्जरलैंड, ये सब साथ आकर, मतलब ये भी संघीय सरकारें हैं और ये लोग साथ आकर, इसमें कई, संयुक्त राज्य अमेरिका में कई सारे राष्ट्र हैं, स्विट्जरलैंड हो गया और ऑस्ट्रेलिया वगैरह। इस तरह के संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है। प्रांतों को ज़्यादा अधिकार होते हैं प्रांतीय सरकार को, और वे केंद्र सरकार के बरक्स ज़्यादा ताकतवर होते हैं प्रांत सरकार। जैसे कि और जो यूएसए के अंदर, जो यूएसए की जो सरकार है, मेन केंद्र सरकार, उसके पास उतनी शक्तियाँ नहीं है जितना प्रांतीय यानी कि जो राष्ट्र हैं उसके अंदर, उसके जो भी होंगे, जो भी चलाते होंगे राष्ट्र को, जैसे, तो उनके पास ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका भी है, बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना। बड़ा देश है, कोई मान लो देश बड़ा है, जैसे हमारा ही देश बहुत बड़ा है, तो अपनी आंतरिक विविधता, जो विविधता है हमारे देश में, जो विविधता है, जैसे हमारा देश भाषा के आधार पर डिवाइड हुआ है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं, और राष्ट्रीय और विविधता और क्या है, जैसे कि उत्तराखंड है तो उसको उसके जो भूमंडल जो है जैसे वहाँ का, उसके अकॉर्डिंग उसे बांटा गया है। सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना, आंतरिक विविधता के आधार पर सत्ता का बंटवारा किया जाता है। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हैं। भारत एक बड़ा देश है, इसमें भी राज्य सरकारें हैं, ये भी बड़ा देश है। बेल्जियम, स्पेन इसके उदाहरण हैं। इस दूसरी श्रेणी वाली
व्यवस्था में राज्यों के बरक्स केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर होते हैं। जैसे कि हमारे देश में जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार से ज़्यादा ताकतवर है, तो ये ज़्यादा ताकतवर होते हैं। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं। विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। वैसे तो सबको समान अधिकार दिए जाते हैं, कुछ स्थिति में ये ज़्यादा सरकार दिए जाते हैं, मतलब ज़्यादा शक्तियाँ दी जाती हैं। जैसे कि भारत में जम्मू कश्मीर था, अभी नहीं है। उसे पहले विशेष अधिकार प्राप्त थे, लेकिन अभी नहीं प्राप्त हैं, पहले प्राप्त थे। भारत में संघीय व्यवस्था, भारत में कैसा मतलब सत्ता का बंटवारा कैसा हुआ है, ये अभी हम पढ़ने वाले हैं। हमने पहले देखा है कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किल आती है। अभी जब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, बेल्जियम और श्रीलंका ने जब अपने यहाँ विविधता को संभालने में उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानी आई थी, जो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। सोचिए कि भारत, अब ये दोनों इतने छोटे देश हैं, तो भारत तो बहुत बड़ा देश है। भारत जैसे विशाल मुल्क में यह काम कितना मुश्किल होगा, जहाँ बहुत सी भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। अब ये तो आप जानते होंगे कि भारत में बहुत ही ज़्यादा भाषा, धर्म के लोग रहते हैं। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है, अभी हम ये देखेंगे। आइए संविधान से शुरुआत करते हैं। हम बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ। अब विभाजन मतलब भारत और पाकिस्तान का अलग जब हुआ तो तब भारत आज़ाद हुआ, समझ लो। तब बहुत ही दुखद था और रक्त रंजित, बहुत ही मारपीट हुई थी। मतलब आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। पहले राजा महाराजा रहते थे ना, तो भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया है। अब भारतीय संविधान ने भारत को क्या कहा है, राज्यों का संघ घोषित किया है। और भारत के संविधान में संघवाद नाम का कोई शब्द अभी तक नहीं आया शायद, हाँ इसमें संघ शब्द नहीं आया, संघ शब्द। वहीं भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर भारत का सरकार का गठन हुआ है। जैसे इस भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। आइए हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था, जो कि अभी हमने पढ़ा था, उन्हें फिर से देख लेते हैं। अभी हम उन सबको भारत में देखेंगे, भारत में कैसा है। हम देख सकते हैं कि सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती हैं। अभी हम देखेंगे। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरों शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है। 2 स्तर हैं भारत में, जैसे एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है। था संघ सरकार, या जिसे केंद्र सरकार भी कहते हैं। केंद्र सरकार को आप संघ सरकार भी कह सकते हो। और राज्य सरकार, केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। जो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कौन करती है, केंद्र सरकार। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन व्यवस्था में तीसरा स्तर जोड़ा गया। तो था नहीं, कह रहा मतलब इसमें बताया गया था कि संघीय शासन व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। तो एक स्तर केंद्र सरकार हो गया, दूसरा स्तर राज्य सरकार हो गया, और तीसरा स्तर कौन सा सरकार हो गया, नगर पालिका और पंचायत। इन सबको जोड़ा गया। किसी भी संघीय शासन व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी 3 स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। तीनों के पास अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। 3 हिस्सों में बांटा गया है। वैसे 3 सूचियां हैं इसकी, इनमें बांटा गया है। ये 3 सूचियां इस प्रकार हैं, इन सबको याद रखना, फिल इन द ब्लैंक्स में आता है कभी कभी। तो संघ सूची में क्या आते हैं, प्रतिरक्षा मामले। तो संघ सूची में वही आएगा जो पूरे देश पर लागू हो। ओके, तो ये प्रतिरक्षा मामले हो, प्रतिरक्षा के कोई भी काम हुआ तो संघ सूची में आएगा। यानी कि इन सब पर जो संघीय सरकार है, इन सब पर कानून बनाएगी, इन सब का देख रेख करेगी। ओके, विदेशी मामले संघीय सरकार देखती है। बैंकिंग संघीय सरकार देखती है। संचार और मुद्रा, अब जैसे मुद्रा में बदलाव जो किया गया था, नोट अभी बदले गए थे, मोदी जी ने किए थे, तो ये केंद्रीय सरकार ने किया था।
केंद्र सरकार इसे चेंज कर सकती है, राज्य सरकार नहीं कि कोई राज्य सरकार कह दे कि हम ये बदल देंगे, ये नोट बदल देंगे, ऐसा कुछ नहीं कर सकती वो। जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं, हाँ इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियां की जरूरत होती हैं, इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। एक तरह की नीतियां, सभी देश में एक ही तरह की नीतियां होनी चाहिए। जैसे अगर भारत के किसी एक राज्य में मान लीजिए नोटबंदी, मतलब नोट को बदल दिया जाए कि हाँ ये नोट नहीं अब ये नोट चलेगा, तो अभी भारत के और जो स्टेट हैं उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए एक ही नीतियां अनिवार्य हैं कि अगर नोट बदला जा रहा है तो पूरे भारत में बदला जाए। तो इसलिए इन सबको केंद्र सरकार के पास दे दिया गया है ये शक्तियां। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। इनमें सिर्फ केंद्र सरकार कुछ बदलाव कर सकती है। अब राज्य सूची में भी देखेंगे क्या आता है। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, पुलिस आ गया, जैसे होता नहीं यूपी पुलिस, पंजाब पुलिस, एमपी पुलिस ना, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय आते हैं। ये सब स्थानीय महत्व के विषय राज्य सरकार के पास आते हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। ये सब जो विषय हैं, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, ये सब सिर्फ राज्य सरकार ही इस पर कानून बना सकती है। संवर्त सूची में शिक्षा, वन, मजदूर। अब संवर्त सूची में कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास है, राज्य सरकार के पास भी है और केंद्र सरकार के पास भी है। अब इनमें कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? शिक्षा, मतलब क्या क्या है इसके अंदर, ये है शिक्षा है, वन है। अब देखो शिक्षा में कोई भी बदलाव करना हो तो दोनों सरकार कर सकती है, मतलब अच्छा बदलाव करना हो तो। वन है तो ये भी दोनों सरकार कर सकते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे वे विषय आते हैं जो केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार की साझी दिलचस्पी में आते हैं। दोनों ही बदलाव कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं, कुछ भी। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही है। लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो, मान लो दोनों ही अपने अपने कह रहे हैं हम ये करेंगे, वो केंद्र सरकार कह रही है हम ये करेंगे, तो केंद्र सरकार की ही बात मानी जाएगी। तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। अगर दोनों के बीच टकराव हो जाता है कि हम ये कानून बनाएंगे, ये तो केंद्र सरकार की जो कानून बनाएगी वही मान्य होगा। यहाँ एक सवाल यह उठता है कि जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आते उनका क्या? मान लो कोई विषय हो जो इन सूची में नहीं आते, कुछ विषय हैं जो अभी नए नए बने हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर में जो साइबर क्राइम हो रहा है, वो जब देश आज़ाद हुआ था, जब संविधान बना था, तब ऐसा कुछ नहीं था, तो अभी हो गया है। तो इन सब का क्या? इन सब के बारे में भी कोई नियम बने हैं, तो इन सब का क्या? फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में हैं? क्योंकि ये संविधान बनने के बाद आए हैं। ओके, हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। जैसे कि अभी मोदी जी ने बहुत सारे ऐप्स को बैन कर दिया था, तो ये अधिकार सिर्फ मोदी जी के पास है, कोई राज्य सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि वो केंद्र सरकार है, समझ लो। हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने वाली नीति मानकर बनी अधिकार बड़ी संघीय व्यवस्था के साथ ही इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते हैं। तो गाइज ऊपर हमने यही देखा कि जो संघीय व्यवस्था है, अधिकतर बड़ी वाली संघीय व्यवस्था में जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास साथी इकाइयों, इसे साथी इकाइयों बोला गया है, बराबर अधिकार नहीं मिलते हैं। तब इससे क्या हुआ कि केंद्र सरकार के पास कहीं ना कहीं ज़्यादा अधिकार हैं। जैसे कि हमने देखा कि केंद्र सरकार के पास ज़्यादा मतलब अधिकार, सूची में ज़्यादा चीज़ें आती हैं, ज़्यादा विषय हैं। तो यही इसमें बताया गया है। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, अब कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। भारत में जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है। अब गाइज ये अभी बदलाव हो चुका है, अभी ऐसा कुछ नहीं रह गया कि जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है। पहले था, अभी नहीं है। वैसे ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ना कंपटीशन में आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि किसका अपना अधिकार क्षेत्र था लगाकर आ सकता है, तो आप जम्मू कश्मीर लिख सकते हो। इस राज्य में विधानसभा की अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के कई प्रावधानों को लागू नहीं किया जाता है। जैसे केंद्र सरकार जो है यहाँ पर काम नहीं कर सकती, यहाँ पर
कर सकती थी, पहले था ये सब, अभी ऐसा कुछ नहीं है। वैसे इसे पढ़ना समझ लो अब उतना काम का नहीं है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आएगा नहीं। खैर मैं आपको थोड़ा बहुत जो समझाने लायक होगा वो आपको बता दूंगा। इस राज्य के स्थानीय निवासी के अतिरिक्त कोई भी नागरिक यहाँ ज़मीन या मकान नहीं खरीद सकता। पहले क्या था कि यहाँ पर कोई भी ज़मीन मकान नहीं ले सकता था, वहाँ का जो इंसान है वहाँ पर जो रहता है वही सिर्फ वहाँ पर ज़मीन मकान खरीद सकता था और कोई नहीं खरीद सकता। लेकिन अब भारत में कोई भी लोग, कोई भारत का कोई भी निवासी वहाँ पर खरीद सकता है क्योंकि अभी ऐसा कुछ नहीं है। असल में भारत के कई अन्य प्रदेशों के लिए भी कुछ खास ऐसे ही प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार हैं, कोई बहुत सारी इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार हैं। जैसे कि जो ऐसे कुछ देश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, अभी इसके बारे में बताया गया है जिनके पास कम अधिकार हैं। ओके, ये वैसे छोटे इलाके हैं, जैसे दिल्ली हो गया मतलब दिल्ली क्या इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र नहीं बन सके, जो इतने छोटे थे कि वो ना राज नहीं बनाए जा सके। ओके, इन्हें किसी मौजूद प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं था, ना ही कोई मौजूद प्रांत में ऐसा भी नहीं था कि कहीं विलीन कर दें। जैसे चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं। ये सब केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि केंद्र द्वारा शासित प्रदेश। यहाँ पर जो सरकारें होती हैं इनके पास ज़्यादा अधिकार नहीं है, इनमें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं है। ओके, राज्य वाले अधिकार, ज़्यादा अधिकार नहीं है। लेकिन वैसे दिल्ली में है सरकार। दिल्ली में कौन है? वो हैं केजरीवाल जी हैं, जो कि काफ़ी अच्छे सीएम हैं, बहुत ही बेस्ट हैं वो। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार, जब इसका नाम है केंद्र शासित प्रदेश यानी कि केंद्र द्वारा शासित प्रदेश, सरकार को प्राप्त है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हमारे संविधान में बुनियादी बात है। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो सत्ता का बंटवारा मतलब पावर जो जितनी भी पावर है देश की, उसका बंटवारा हो जाता है। अधिकारों के इस बंटवारे के बदलाव का आसान नहीं है। यहाँ पर ऐसा बंटवारा करना आसान नहीं था। अकेले संसद इस व्यवस्था को बदलाव नहीं कर सकती। अब जो सत्ता का बंटवारा हुआ है इसका बदलाव करना आसान नहीं है, अकेले संसद इसका बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद में दो तिहाई सदनों से मंजूर किया जाता है। मान लो जो सत्ता का बंटवारा हुआ है उसमें कुछ बदलाव करना हो तो अकेले कोई एक संसद नहीं कर सकती कि लोकसभा राज्यसभा कुछ भी हो तो अकेले कर ले। इसमें दोनों सदनों में 2/3 सदनों में मंजूर किया जाता है। जैसे अगर 30 लोग हैं, अगर जो तो समझ लो 15 तो होना ही चाहिए, 2/3 15 मतलब 18 जाना होता है। फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं में उसे मंजूर कराना होता है। जो राज्य की विधानसभा होती है उसमें भी मंजूर कराना होता है। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका कोई भी, मान लो कोई संविधान, कोई भी नियम हो, दोनों लोग अपने नियमों को बताएं कि हमारा ये काम है तो चाहे तो न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप कर सकती है, बता सकती है, संविधान का वर्णन कर सकती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। मान लो शक्तियों के बंटवारे में कोई भी विवाद हो तो उसका फैसला कौन लेगा? सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय लेता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने का अधिकार है। तो भाई अब क्या, सरकार चलाने के लिए कुछ पैसे तो चाहिए ही और कुछ संसाधन भी चाहिए, तो इसके लिए ये लोग कर लगाते हैं। अब केंद्र सरकार अलग सामानों पर कर लगाती है, राज्य सरकार अलग सामानों पर कर लगाती है। अभी यहाँ पर हम नीचे पढ़ने वाले हैं संघीय शासन व्यवस्था कैसे चलती है। तो गाइज अभी हम लोग इतना पढ़ चुके हैं और बाकी हम कल पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 है।
पार्ट 2 में जहाँ तक हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, पार्ट 2 में, हाँ पार्ट 2 में पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम आधा इतना चैप्टर तो ख़त्म ही कर चुके हैं। यहाँ पर वीडियो को ख़त्म करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और मेरा एक और चैनल है डिजिटल वीरेंद्र, और एक और है जिस पर मैं व्लॉग्स कभी कभी पोस्ट करता हूँ, वीरेंद्र राज व्लॉग्स, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।